इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों ओर की जो चीजें हैं, हमारे चारों ओर के जो मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, चाहे गैसेस स्टेट में, क्या ये सारी प्योर हैं? तो ये चैप्टर कहता है नहीं। जैसे यहां पर ये दूध का पैकेट है, तो इस दूध के पैकेट पे लिखा हुआ है प्योर मिल्क, लेकिन एक्चुअली में ये प्योर मिल्क नहीं है। अब आप कहोगे सर हाँ, क्या हम इम्प्योर मिल्क पी रहे हैं? तो बिल्कुल, ये एक मिक्सचर है। ये क्या है? इसमें फैट है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें प्रोटीन है और इसमें वाटर है। तो इतनी चीजों का ये मिक्सचर है आपका मिल्क। तो ये प्योर नहीं है, इट इज मिक्सचर। तो किस किस चीज का मिक्सचर है ये? फैट का, प्रोटीन का, मिनरल्स का और वाटर का। इतनी चीजें इसमें होती हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं, ये गोल्ड है। तो जो गोल्ड है ना, गोल्ड तो गोल्ड है, गोल्ड इज गोल्ड। तो गोल्ड जो है, इसमें किस चीज का मिक्सचर है? किसी भी चीज का मिक्सचर नहीं है, तो ये प्योर है, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से मिलकर के बना हुआ है। और जो चीज एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और जो चीज मिक्सचर से मिलकर के बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर प्लस शुगर, चीनी और पानी को अगर आप मिला देते हो तो ये एक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? ये एक मिक्सचर बनता है। इसमें हम फिजिकली इनको कंबाइन करते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस में, अब जैसे प्योर सब्सटेंस में मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया, कॉपर का एग्जांपल दिया, आयरन का एग्जांपल दिया। तो जो कॉपर है वो तो कॉपर के एटम से मिलकर के बना हुआ है, गोल्ड जो है वो गोल्ड के एटम से मिलकर के बना हुआ है। अब जो गोल्ड है, उसमें जो गोल्ड के एटम्स हैं, उसमें जो गोल्ड के एटम्स हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, वो एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बोलता हूं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। लेकिन जब इन दोनों को केमिकली कंबाइन किया जाता है, या नेचुरली जब ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो फिर इनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बनता है, और वाटर एक क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? फिक्स है। फिक्स है, दोनों का प्रोपोर्शन फिक्स है। 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। अब चाहे आप तालाब का पानी ले लो, चाहे आप नदी का पानी ले लो, चाहे आप सी वाटर ले लो, चाहे आप नल का पानी ले लो, चाहे आप अपने घर का पानी ले लो, कहीं का भी आप पानी ले लो, सब पानी में H2O होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो 2:1 का रेशियो हर जगह आपको मिलेगा। तो यहां पर दोनों में रेशियो क्या है? फिक्स है। फिक्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड बोल रहे हैं, जिसमें एटम्स या एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। लेकिन शुगर अगर पानी के साथ मिला हुआ है तो वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, वो फिजिकली कंबाइंड है, इसीलिए वो मिक्सचर है, ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का क्या है? फर्क है। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस, जहां पर आपको मिलता है बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट नोट्स और बेस्ट लेक्चर्स। तो 9th की साइंस का ऑलरेडी हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है, वहां से आप पहले उस चैप्टर को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। प्लस बायो का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 9th का, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी अगर आपको समझना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। तो इस एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। दिस चैप्टर, दिस क्लास, दिस लेक्चर विल बी कंप्लीटेड ओनली इन 1 शॉट। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा तब मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखूंगा, ताकि पॉइंट्स को नोट करने में आपको दिक्कत ना हो और आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर सको। तो बिना टाइम को गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए, हर वक्त की तरह, हर टाइम की तरह, हर समय की तरह हम अपनी पहली चीजें होती हैं वो तो या तो प्योर होती हैं या तो इम्प्योर होती हैं। मतलब या तो मिक्सचर होती है या तो प्योर होती है। ठीक है। अब उसमें अगर किसी चीज का मिक्सचर है, अगर वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी हुई है, तो दैट इज नॉट प्योर, उसको हम प्योर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो एक तरह के एटम से मिलकर के बनी हुई है या एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई है और
उनका डेफिनिट कंपोजिशन है, मतलब जिन एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर के वो बनी है, उन मॉलिक्यूल्स का या उन एटम्स का डेफिनिट कंपोजिशन होना चाहिए, एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, अब इसको आप आगे और भी अच्छे से समझोगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको मिल्क, ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ है भाई प्योर मिल्क। क्या लिखा हुआ है इस पे, प्योर मिल्क। बट एक्चुअली में ये प्योर मिल्क नहीं है, ये मिक्सचर है। क्योंकि मिल्क किसका मिक्सचर होता है, मिल्क में आपका फैट होता है ना, मिल्क में क्या होता है आपका फैट होता है, मिल्क में आपके कार्ब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिल्क में आपका प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि इसमें होती है, मिल्क में होती हैं। तो और वाटर भी होता है, मिल्क में आपका वाटर भी होता है। तो इन सब चीज़ों के मिक्सचर से आपका क्या बना हुआ है, मिल्क बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं मिल्क प्योर नहीं है, मिल्क मिक्सचर है, मिक्सचर फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है आपका गोल्ड। अब ये गोल्ड क्या है, मिक्सचर है क्या, नहीं है ना, गोल्ड मिक्सचर नहीं है। जो गोल्ड है, गोल्ड केवल गोल्ड के एटम से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर केवल गोल्ड के ही एटम्स आपको दिखेंगे, बाकी किसी चीज के नहीं। तो ये वन टाइप ऑफ या वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। जैसे आप आयरन को ले लो, तो जो आयरन होता है, लोहा होता है, लोहे को भी तो प्योर ही बोलोगे आप, क्योंकि इसके अंदर किसके पार्टिकल्स होंगे, किसके एटम्स होंगे, आयरन के ही एटम्स होंगे, किसी दूसरी चीज के एटम्स नहीं होंगे, इसीलिए हम इसको प्योर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम प्योर किसको कंसीडर करेंगे, इम्प्योर हम किसको कंसीडर करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, आगे बढ़े। अब देखिए मैटर, अब यहां पर एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, मैटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, मैटर क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, तो इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको मैटर की तीनों स्टेट्स पढ़ाई थी, मैटर को डिटेल से पढ़ाया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो गिवन है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं इसको। अब मैटर की बात करते हैं हम। देखो मैटर को या तो हम फिजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं या केमिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आप इसको फिजिकल बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया। यहां पर आपको इसका केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, यहां पर आपको इसको केमिकली क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए केमिकल बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, सेकेंड वन इज मिक्सचर, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, तो प्योर सब्सटेंस, फर्दर आगे इसको क्लासिफाई किया एलिमेंट और कंपाउंड में। अब जो ये एलिमेंट आपको दिख रहा है, इसको भी हमने आगे जाकर के 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, थर्ड वन इज मेटलॉइड। ठीक है, अब यहां पर देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन, मैंने क्या कहा आपको, केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम मिक्सचर भी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है। अब जो एलिमेंट है ये फिर 3 चीजों में क्लासिफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और कंपाउंड क्या होता है इसको भी बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर की बात हम करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर के अंदर एक ही चीज आपको पढ़नी है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आपको पढ़ना है कोलोइड एंड सस्पेंशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन। So these are types of heterogeneous mixture and solution is the type of homogeneous mixture. ठीक है, तो जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर एक्चुअली में 2 टाइप के हो गए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब ये दोनों क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पहले प्योर सब्सटेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये एक डिफरेंस दे रखा है कि मिक्सचर और कंपाउंड में भाई क्या डिफरेंस होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना और इससे पहली वाली चीजें भी आपको नोट करनी है। ठीक है, पहला देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं,
है ना, एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होते हैं, इसमें चीजें मिलती हैं लेकिन नई चीज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है ना, दो चीजें मिलती हैं लेकिन एक नई चीज नहीं बनती इसमें, ठीक है। लेकिन एलिमेंट जो होता है रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, ठीक है। जैसे H2, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो जब दो हाइड्रोजन के एलिमेंट और दो ऑक्सीजन के एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है आपका H2O। क्या बनता है, H2O बनता है। तो H2O तो एक अलग ही तरह का सब्सटेंस हो गया ना, एक अलग ही तरह का कंपाउंड हो गया। ये तो H2O क्या है, कंपाउंड है, तो ये एक अलग तरह का कंपाउंड हो गया। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो इस H2O से बिल्कुल डिफरेंट है और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो इस H2O से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर एक नई चीज बनकर के आई है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब यहां पर नई चीज कुछ नहीं बनती है। जैसे आपने शुगर लिया, क्या लिया आपने, शुगर लिया प्लस वाटर लिया, दोनों का सॉल्यूशन बना, ठीक है। नई चीज क्या बनी यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अब देखो शुगर का जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसा होता है, मीठा होता है ना, और पानी पानी की तरह होता है, ठीक है। तो जो शुगर है जब आप इसको पानी में मिक्स करोगे तब भी इसका टेस्ट मीठा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कड़वा हो जाएगा, मीठा ही रहेगा। बस वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसके अंदर वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है, इतना ही हुआ। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। आपने शुगर और सॉल्ट इन दोनों को मिक्स किया। अब जो सॉल्ट है, सॉल्ट तो सॉल्ट ही होगा ना, नमक जो है वो नमक की तरह होगा, उसका जो स्वाद होगा, और शुगर का जो स्वाद होगा वो शुगर की तरह होगा, ठीक है। तो ये मिक्सचर है, ठीक है। तो कंपाउंड में एक नई चीज बनकर के आती है, मिक्सचर में कोई नई चीज नहीं बनती है। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है, वो फिक्स नहीं होता है। 10 ग्राम चीनी में आप 5 ग्राम नमक मिलाओ या 6 ग्राम नमक मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। या 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच या आधा चम्मच या आधे से भी आधा चम्मच चीनी मिलाई तो उसका कंपोजिशन फिक्स थोड़ी है। कभी आपने ज़्यादा डाल दी, कभी आपने कम डाल दी, कभी आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, कभी कम डाल दिया। तो उसका कंपोजिशन क्या नहीं है, वेरिएबल है, उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, उसमें वेरिएबिलिटी है, उसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जितनी बार आप उसको मिक्स कर रहे हो उतनी बार उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप खाना बनाते हो, कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ठीक है, कभी मीडियम होता है। तो उसमें आप क्या करते हो, उसको आप बोल सकते हो वेरिएबल कंपोजिशन का अलग अलग होना। अब देखो यहाँ पर कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। यहाँ पर जो हर एक सब्सटेंस का कंपोजिशन होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर जो हर एक सब्सटेंस का कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा। आप तालाब का पानी उठा लो, H2O एक कंपाउंड है, चाहे आप नदी का पानी उठा लो, चाहे आप मड कीचड़ से पानी उठा लो, सारे पानी में क्या है, H2O है। हर एक पानी में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, H2O। तो ये क्या हो जाएगा आपका H2O, क्लियर है। तो ये क्या होगा 1:2 या आप कह सकते 2:1। तो ये क्या है, एक रेशियो है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये एक फिक्स रेशियो है। आप तालाब का पानी उठा लो, आप समुद्र का पानी उठा लो, आप अपने घर का पानी ले लो, सब में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा। ऐसे आप NaCl, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो यहाँ से आप एक कंपाउंड है, सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है, यानी 1:1। तो इसमें 1:1 ये रेशियो, ये प्रोपोर्शन जो है ये फिक्स रहेगा, ठीक है ना, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो कंपोजिशन होगा सब्सटेंसेस के बीच में, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो कंपोजिशन होगा जिनसे वो बना हुआ है वो फिक्स होगा, मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर क्या शो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, ठीक है ना, इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। मैंने इसको आपको पहले पॉइंट में बता दिया था कि जब 2 चीजें मिक्स होती है तो उन दोनों चीजों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती है, मतलब उनमें कोई
वेरिएबिलिटी नहीं आती, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आती है, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, फुली न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी जिनसे वो बना हुआ है उनसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर को फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं, जैसे हम नमक में से पानी में से नमक को हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, इवोपरेशन वाली प्रोसेस होती है उसमें, आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। और कंपाउंड जो है, कंपाउंड में ऐसा नहीं है, कंपाउंड में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करानी पड़ेंगे हमको। अगर हमको वाटर में से हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ेगा, सो दैट उसमें से हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अगर हमें सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करना है तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करानी पड़ेंगी उसमें, सो दैट सोडियम अलग हो जाए और क्लोरीन क्या हो जाए, उसमें से अलग हो जाए। समझ आया? तो ये है। अब यहां पर देखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया आपको, मिक्सचर और कंपाउंड बताया, ठीक है। अब एलिमेंट किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस का फर्स्ट टाइप है आपका एलिमेंट। ध्यान देना जरा यहाँ पे, एलिमेंट्स 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 एलिमेंट्स। अब देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है आपके, ठीक है। फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। क्या है ये सब एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एक्चुअली में जो एलिमेंट होता है ना, ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये मैटर की क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और एलिमेंट जो होती है ये बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, आप बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंसेज में। भाई आपको बोलेगा H2O को तोड़ो, तो H2O को तो आप केमिकल रिएक्शन से तोड़ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, इसमें से हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि केवल हाइड्रोजन को, H को तोड़ो, तो H को कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे क्या, नहीं, H कैसे टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से आप इसको नहीं तोड़ सकते हो, न केमिकल रिएक्शन से न फिजिकल रिएक्शन से। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर तो हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, बाकी कोई मिक्सिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी थी आपकी एंटोन ल्यूरेंट लेवोजियर ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो एलिमेंट्स जो है, ये जो टर्म दिया था ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1661 में, ठीक है, उन्होंने इस एलिमेंट टर्म को क्वाइन किया था। अब जो एलिमेंट्स हैं ये तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब मेटल जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, मेटल है। नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, दीज आर नॉन मेटल्स। मेटलॉइड क्या हो गए, जैसे आर्सेनिक हो गया, जर्मेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है आपके मेटलॉइड। अब देखो, अब जो मेटलॉइड है, देखो मेटल, नॉन मेटल, अब इनको मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, मेटलॉइड्स में क्या होता है, मेटलॉइड्स में क्या होता है, मेटलॉइड में कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है, तो उसको हम कहते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं हम उसको, मेटल। जैसे आर्सेनिक में कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मेटल वाली होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, नॉन मेटल वाली होंगी। तो जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की हैं, उनको हम बोल देंगे मेटलॉइड। क्या बोल देंगे, मेटलॉइड, ठीक है। अब डिफरेंसेस आ गए हैं यहाँ पर, फिजिकल बेसिस पे हमें डिफरेंस करेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। तो आई नीड योर अटेंशन, यू डोंट हैव टू पे मनी, यू हैव टू पे अटेंशन। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पैसा नहीं देना है, आपको मुझे अटेंशन पे करना है, ठीक है ना, पैसा पे नहीं करना है, तो यू हैव टू पे अटेंशन, ओके। सो देखिए, डिफरेंसेस की बात करेंगे अपीयरेंस के बेसिस पे, है ना। कैसा अपीयर होता है, कोई भी मेटल होता है ना तो शाइनी होता है, थोड़ा चमकदार होता है। कैसा होता है, चमकदार होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल। जैसे सिल्वर चमकता है, गोल्ड चमकता है ना, तो शाइनी होती है इनकी जो सर्फेस होती है, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है। नॉन मेटल में जो अपीयरेंस होगी वो डल होगी, जैसे कार्बन को ले लो, काला ही होगा, ठीक है ना।
काला ही होगा, तो वो बिल्कुल डल होता है, उसमें कोई मतलब वो बिल्कुल चमकदार नहीं होता, शाइनी नहीं होता है, ठीक है ना। और जो मेटलॉइड होता है वो शाइनी भी होता है और डल भी होता है, ठीक है, शाइनी भी हो सकता है और थोड़ा डल भी हो सकता है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की हैं। अच्छा, डिफरेंसेस कंडक्टिविटी के बेसिस, कंडक्टिविटी मतलब हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। अब कंडक्टिविटी दो टाइप्स की हैं, एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी, एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मान लीजिए ये एक लोहे की रॉड है, आपने इस लोहे की रॉड को यहाँ पर आग में रख दिया, किस में रख दिया आपने, आग में रख दिया, तो ये पीछे भी पूरा गर्म हो जाएगा ना, पूरा गर्म हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें हीट क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, है ना, कंडक्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टर, ठीक है। अब लकड़ी को रख दो, आप चूल्हे में लकड़ी को जलाते हो ना आप, तो पीछे से लकड़ी को आराम से पकड़ लेते हो ना, क्योंकि लकड़ी तो पीछे वाली जो लकड़ी जो जल रही है आगे से वो तो गर्म रहेगी, लेकिन पीछे की लकड़ी जो होगी वो ठंडी रहेगी, क्योंकि लकड़ी जो है ना वो नॉन मेटल है और वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है, उसमें ऊर्जा फ्लो नहीं कर सकती, हीट फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। तो मेटल क्या है, मेटल में हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेटल में हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब ये हीट को कंडक्ट कर सकता है, और वायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जैसे कॉपर वायर है या सिल्वर है, तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सेकंड बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं कॉपर को, Cu इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंबल होता है। तो कॉपर की वायर है, तो एक जगह से दूसरी जगह आप इसको लगाते हो तो कॉपर में जो करंट होता है वो फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नॉन मेटल की बात करें तो जनरली ये थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, और इसमें एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, उसमें ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपकी पेंसिल की जो नोक होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक। मेटलॉइड जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं बट मेटल से कम होते हैं, ठीक है ना, मेटल से कम होते हैं क्योंकि इसमें नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अब डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी क्या होती है, जब आप किसी चीज को देखो, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेटल्स जो होते हैं ना वो डक्टिलिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं, मतलब जैसे कॉपर की वायर है तो आप उसको, एक कॉपर है तो आप उसको खींच खींच के एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेलेबिलिटी मतलब उसको पीट पीट करके ऐसे एक शीट बना सकते हैं, जैसे आपने सिल्वर फॉइल देखी होगी, एल्युमिनियम फॉइल देखी होगी, जिसमें आप खाने वगैरह को रैप करते हो, ठीक है ना, रोटी वगैरह, तो जो वो एल्युमिनियम या सिल्वर फॉइल होती है वो भी तो मेटल ही है, तो उसको पीट पीट करके क्योंकि उसके अंदर मेलेबिलिटी है, वो मेलिएबल है, इसीलिए वो क्या हो गया, शीट में कन्वर्ट हो गया। तो जो मेटल होते हैं वो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को शो करते हैं, नॉन मेटल ये शो नहीं करते हैं, और मेटलॉइड बहुत कम शो करते हैं, ठीक है। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड का ये जो चार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मरकरी, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ये क्या कंडक्ट करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मतलब इनमें मेलेबिलिटी होती है और डक्टिलिटी होती है। ये क्या होते हैं, ऑल आर सॉलिड्स बट मरकरी इज लिक्विड। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, ये एक्सेप्शनल केस है। और दे आर हार्ड। मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अच्छा, नॉन मेटल की बात कर लें, कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर जो कार्बन है ये गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। कार्बन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान देना आप। ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। दे आर नॉट मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है ना। कार्बन जो होता है, कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। तो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, हार्ड नॉन मेटल होता है, और ये इतना हार्ड होता है कि इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ बोला जाता है। अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपका क्या, हीरा, डायमंड।
इसीलिए हीरा हीरा की तरह होता है, डायमंड डायमंड है, ठीक है। मेटलॉइड, मेटलॉइड की बात कर लो, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी हीट को कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन स्लाइटली, ठीक है ना, थोड़ा कम कंडक्ट करते हैं इन कंपेरिजन टू मेटल्स, ठीक है। दे स्लाइटली कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे आर सॉलिड्स, सॉलिड होते हैं। बोरोन जो होता है एक्सट्रीमली हार्ड होता है और हार्डनेस ऑफ अदर इज लोअर देन मेटल्स, ठीक है। और बोरोन से अलग जो नॉन मेटलॉइड्स होते हैं उनकी हार्डनेस जो होती है वो अदर मेटल से क्या होती है, कम होती है, लेकिन बोरोन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मेटलॉइड में सबसे हार्ड कौन हो गया आपका, बोरोन, ठीक है। कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस का दूसरा टाइप आ गया आपका कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे आपने बोला भाई हाइड्रोजन एक एलिमेंट है लेकिन H2O क्या है, एक कंपाउंड है। जैसे आपने बोला नाइट्रोजन एक एलिमेंट है लेकिन N2O क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे आपने बोला सोडियम एक क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन जब मैं NaCl लिखता हूं, नमक का फॉर्मूला है ये, सॉल्ट का फॉर्मूला है, तो ये क्या बन गया आपका, कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, ठीक है ना। इसमें कंपाउंड में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जब 2 एलिमेंट इस तरीके से जुड़ जाते हैं तो उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आप इतना समझ लो कि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड से ही तो जुड़े हुए हैं, केमिकली क्या है, ये कंबाइंड है। तो फिर इससे क्या बनता है आपका, कंपाउंड बनता है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स इन सर्टेन प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन यानी एक फिक्स रेशियो में ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। जैसे H2O में मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताया 2:1, 2:1, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो कहीं का भी H2O ले लो आप, कहीं का भी पानी ले लो आप, ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा आपको 2:1 ही मिलेगा, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। मैंने मिक्सचर और कंपाउंड में आपको डिफरेंस में समझा दिया, ठीक है। अब मिक्सचर क्या है भाई, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो इस वाले फ्लो चार्ट पे एक बार आ जाइए आप, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पर आपने देख लिया, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब जो केमिकल बेसिस पर दूसरा जो टाइप है वो है इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। अब इसमें हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर को अच्छे से देखने वाले। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े, वो केमिकल कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जुड़ करके वाटर बनाना एक केमिकल कंपोजिशन है, इसीलिए वो क्या है, कंपाउंड है। यहां पर फिजिकल कॉम्बिनेशन है, फिजिकल कॉम्बिनेशन है मतलब मिक्सचर है। फिजिकली आपने मिट्टी को पानी के साथ मिला दिया, फिजिकली मिलाया ना, आपने अपने हाथ से मिलाया, ठीक है ना। आपने चीनी के साथ नमक मिक्स कर दिया, या नमक को आपने पानी में मिक्स कर दिया, या चीनी को आपने पानी में मिक्स कर दिया, तो ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है। अब वो ज़्यादा कम भी हो सकता है, उसमें फिक्स रेशियो तो है नहीं, दैट्स वाई दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, इन विच देयर इज नो चेंज, यहां पर कोई चेंज नहीं होता है। किसमें, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं होता। जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, जो उसका बेसिक गुण है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब आप चीनी को पानी में मिलाते हो तो ऐसा नहीं चीनी का टेस्ट अलग हो जाता, तब भी वो मीठा ही रहता है। जब आप चीनी और नमक को डाल दोगे पानी के अंदर तो पानी पानी की तरह होगा, उसमें थोड़ा स्वाद आपका नमक का आएगा, थोड़ा स्वाद आपका चीनी का आएगा, खट्टा मीठा स्वाद हो जाएगा दोनों का, ठीक है, नमकीन और मीठा स्वाद हो जाएगा दोनों का, है ना। नींबू को आप पानी में निचोड़ दो
ठीक है, दोनों को मिक्स कर दो तो नींबू का टेस्ट आपको अलग दिखाई देने लग जाएगा, उसमें खट्टापन आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आया। जो खट्टा है वो खट्टा ही रहेगा, जो मीठा है वो मीठा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मिक्स होने के बाद वो कड़वा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये है आपका मिक्सचर। तो मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। ठीक है ना, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। इसमें क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। और इसमें कोई चेंज भी नहीं होता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है इसमें। और इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये है आपका मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना, आप बोलोगे होमोजीनस मिक्सचर को ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और सॉल्यूशन को ही हम बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर क्या हो गया, जैसे ये आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने पानी डाला और इस पानी में आपने नमक डाल दिया। तो ये ना, जब आप इसमें नमक घोलोगे तो नमक यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। चारों तरफ, पानी के चारों तरफ एक रूप से नमक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैलेगा। ऐसा नहीं कि इस कोने में कम कम नमक होगा, इसमें ज़्यादा होगा, पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। यूनिफॉर्मली क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि किसी कोने में ज़्यादा किसी कोने में कम। तो ये होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर में जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। पानी में थोड़ी देर बाद ये मिट्टी पानी की नीचे सतह पर, बॉटम पर क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है ना, इक्वल नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। समझ आया ना। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर आर वंस इन विच दे मिक्स यूनिफॉर्मली, जहां पर वो यूनिफॉर्मली मिलते हैं। यूनिफॉर्मली मीन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे चीनी को आपने पानी में डाला तो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा पानी में। ये नहीं कि कहीं पर ज़्यादा चीनी घुल रही है कहीं पे कम, ऐसा नहीं होगा, इवनली होगा, इक्वली होगा। ठीक है ना, बराबर मात्रा में होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। यहां पर पूरे पानी में जो आपके मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो इवनली, इक्वली या यूनिफॉर्मली क्या नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम वाली स्थिति आ जाएगी, सिचुएशन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सैंड है, ये वाटर है। सैंड और वाटर को हमने एक साथ मिलाया। ठीक है ना, तो ये सैंड आप देख रहे हो नीचे बॉटम में क्या हो गई, सेटल हो गई। तो ये है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। यहाँ पर आपने शुगर को वाटर के साथ मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बन गया, जिसको हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पानी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर बोल देंगे। समझ आया? ठीक है, अब देखो होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं, होमोजीनस जो मिक्सचर है, जरा ध्यान देना यहाँ पर, होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। जब आपसे बोला जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे होमोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। दो चीजों की होमोजीनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रू सॉल्यूशन, अब इसमें जो पार्टिकल का जो साइज होता है ना, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है, यहाँ पर आपको आंसर बताना है कितना होता है, कितने छोटे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, कितने छोटे होते हैं। लेस देन, आप बोल सकते हो लेस देन कितना, 10⁻⁻7, इतने छोटे होते हैं। 10⁻⁻7 इतने छोटे होते हैं। 10⁻⁻7 का 7 सेंटीमीटर की बात हो रही है। 10⁻⁻7 का मतलब हो गया, 10⁻⁻7 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये 7 है तो 0.00000, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आ जाएगा आपका 0.00000 कितना, 7। इतने छोटे होते हैं सेंटीमीटर, इतने छोटे होते हैं। 0.0000007 सेंटीमीटर इतना होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁻7
सेंटीमीटर होता है, जिसका मतलब होता है 0.00007 सेंटीमीटर। समझ आया? ठीक है। अच्छा, कोलोइडल सॉल्यूशन में किसके बीच में होता है? बिटवीन कितने से कितने के बीच में होता है? बिटवीन 10⁻⁻7 10⁻⁻7 से 10⁻�5, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। इन दोनों के बीच में होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, वो थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। और जो आपका सस्पेंशन होता है इसमें कितना होता है? ग्रेटर देन कितना? ग्रेटर देन 10⁻⁻5 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, ठीक है, इससे बड़े होते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन में उसमें पार्टिकल थोड़ा छोटे होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में उससे थोड़ा बड़े होंगे, और सस्पेंशन में सबसे बड़े होंगे, सबसे बड़े, इतने बड़े होंगे कि उसमें से लाइट भी क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी, उसमें से लाइट भी क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी। तो जो सॉल्यूशन में होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, है ना भाई। आपने चीनी को पानी के साथ मिलाया तो आप उसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हो, आप चीनी को अलग नहीं कर सकते हो फिल्ट्रेशन मेथड से, नमक को आप फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें घुल गया, ठीक है ना। जैसे सॉल्ट और वाटर हो गया, उसमें वो घुल गया तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। कोलोइडल में क्या होगा? कोलोइडल में क्या होगा? पार्टिकल्स क्या होंगे? छोटे होंगे। कितने होंगे? मैंने आपको बता दिया, ये ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स जो होगा उसको आप फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हो। जैसे मिल्क और मड हो गया, आपका मिल्क और मड हो गया, इसमें आप फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मड मतलब कीचड़ हो गया आपका, तो कीचड़ को आप जब फिल्टर पेपर से छानोगे तो उसमें से पानी अलग हो जाएगा और कीचड़ के जो कण हो जाएंगे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं होगा ना, बिल्कुल साफ नहीं होगा। लेकिन सस्पेंशन में बिल्कुल अलग है। सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन में क्या होता है? ये बिल्कुल ओपेक होता है, ओपेक होता है। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। और ये लाइट की जो बीम होती है ना उसको भी स्कैटर कर लेता है। ये लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर पाता है, ये थोड़ा कर लेता है, ये ज़्यादा कर लेता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? बड़े होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप ये डायग्राम, ये सॉल्यूशन है आपका। अब यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो ये चीनी और पानी का क्या है? मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें से जब लाइट हमने गुजारी तो इसमें लाइट कहीं दिख ही नहीं रही है क्योंकि गुजर गई वो आर पार, ठीक है। कोलोइडल में लाइट थोड़ी सी दिख रही है, थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन सस्पेंशन में तो पूरी ही लाइट दिख रही है। इसको आप टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। जब सूरज की लाइट आपकी विंडो से अंदर आती है ना तो उसमें धूल के कण दिखने लगते हैं, धूल के कण लाइट का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो उसको आप टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये लाइट की बीम को स्कैटर कर दे रहा है, इसमें लाइट की बीम स्कैटर हो रही है, फैल रही है। तो इसमें क्लियरली पार्टिकल आप देख पा रहे हो, विजिबल है इसमें पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, केवल लाइट विजिबल है और इसमें कुछ भी विजिबल नहीं है। समझ आया? तो ये इन तीनों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। क्लियर है? अब देखो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? जैसे आपने वाटर को, वाटर में क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दी, शुगर डाल दी, ठीक है ना। तो यहां पर जो शुगर है वो क्या है? शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर के बनता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? जैसे इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, इसमें होता है डिस्पर्ज्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्ज्ड फेज मतलब जो चीज मिलाई जा रही है, जिस चीज को मिलाया जा रहा है दैट इज डिस्पर्ज्ड फेज, और जिसमें मिलाया जा रहा है दैट इज डिस्पर्जिंग मीडियम, दैट इज डिस्पर्जिंग मीडियम। तो ये है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स को आप मिलाते हो उनको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और जिसमें मिलाया जाता है उसको बोलते हैं मीडियम, सस्पेंडेड मीडियम बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तीनों में क्या होता है? ये तीनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है बच्चों, डिफरेंस होता है। सस्पेंशन का एग्जांपल जैसे चॉक पाउडर में आपने वाटर डाल दिया है ना, या सैंड प्लस वाटर, है ना, इसमें आपने सैंड प्लस वाटर, ठीक है। सैंड सस्पेंशन में सैंड प्लस वाटर या चॉक पाउडर आपने पानी में डाल दिया, वो सस्पेंडेड हो गया। समझ आ रहा है ना? ठीक है ना। पार्टिकल्स प्लस सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्लस मीडियम की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जैसे चौक को आपने पानी में डाला तो चौक क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, और पानी क्या है, उसका मीडियम है, ठीक है ना, उसका क्या है, मीडियम है। कोलोइडल में जैसे आपने मिल्क और मड वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, मिल्क और मड वाला एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। देखो मिल्क में भी तो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें फैट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो वो सब मिल्क वाली फॉर्म में होते हैं, वो सब लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स ही हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलोइड, कोलोइड के क्या क्या टाइप्स हैं भाई। अब देखो यहाँ पर मैंने इन लगा रखा है, इन का मतलब ये हो गया लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, क्या बनता है, आइए। डिस्पर्ज्ड फेज, डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्ज फेज जिसको मिलाया जा रहा है, डिस्पर्जिंग मीडियम जिसमें मिलाया जा रहा है, यहां पर लिक्विड को गैस में मिलाया जा रहा है तो आपका बनता है एरोसोल। क्या बनता है यहां पर, एरोसोल, मतलब एयर में सॉल्यूशन है, एरोसोल, ठीक है। तो एरोसोल बना, सॉलिड में आपने गैस को मिक्स किया तो एरोसोल बना। अब देखो लिक्विड में आपने गैस को क्या किया, मिक्स किया, लिक्विड को गैस में मिक्स किया, लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में आपने मिक्स किया तो लिक्विड डिस्पर्ज्ड फेज है, गैस डिस्पर्जिंग मीडियम है, टाइप बना एरोसोल। एग्जांपल हो गए फॉग, धुआं जो होता है, क्लाउड्स, मिस्ट, है ना, धुआं, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल हैं ये सारे, लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस में लिक्विड, मतलब लिक्विड इन गैस, ठीक है। तो लिक्विड और गैस का जो मिक्सचर है उससे आपका एरोसोल बनता है। सॉलिड और गैस का जो मिक्सचर है, मतलब सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड, एरोसोल ही बनता है। जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, है ना, गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, ठीक है। गैस इन लिक्विड, गैस में आप लिक्विड मिलाते हो तो उससे फॉर्म बनता है, क्या बनता है, फॉर्म। जैसे शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम क्या है, शेविंग क्रीम जो उससे हम शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग क्रीम गैस लिक्विड में होती है, लिक्विड गैस में नहीं होती, गैस को लिक्विड में मिलाया जाता है तो गैस इन लिक्विड हो गया। टाइप क्या बना, फॉर्म। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में बनाया तो दैट इज इमल्सन, उसको इमल्सन बोलते हैं। जैसे मिल्क लिक्विड इन लिक्विड है, फेस क्रीम लिक्विड इन लिक्विड है, ठीक है ना, तो लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो गया। यहां पर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड, सोल बनता है तो सॉलिड इन लिक्विड मीन्स सोल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया और मड हो गया, मड कीचड़, ठीक है ना, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो सॉलिड हो गया और पानी क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। मड इसका एक अच्छा एग्जांपल हो गया, ठीक। गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिलाया तो उससे भी फॉर्म बनता है, जैसे फॉर्म हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया, है ना, प्यूमिस हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को आपने सॉलिड में किया तो उससे जेल बनता है आपका, जेल, है ना, जैसे जेली हो गया, चीज हो गया, चीज, हाँ, पनीर, बटर हो गया, मक्खन, ये सब क्या है, जेल है। सॉलिड इन सॉलिड, इससे क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। जैसे एक मेटल को आपने दूसरे मेटल से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया तो दो मेटल से एक नई मेटल बन जाता है, तो सॉलिड सॉल्यूशन है। कलर्ड, गैमस्टोन, मिल्की ग्लास, है ना, ये सारे। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो, ये छोटा सा टॉपिक है आपके पास, आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप दो तरीके से निकालते हो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं, दो तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पहला मेथड है मास बाय मास, मास बाय मास, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जब आप मास बाय मास करोगे, मास बाय मास करोगे तो इसका मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, उसको आप 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से क्या कर दोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है जैसे यहां पर 1 ग्राम, ठीक है ना, कितना है, 1 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन है 100, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, बचा कितना, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1 ग्राम, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पानी कितना लीटर है, कितना ml है, कितना ml है, ठीक है ना। जैसे 10 लीटर पानी है किसी कंटेनर में तो वो उसका वॉल्यूम हो गया, तो मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है सॉल्यूट का अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है ना। तो सॉल्यूट का मास और वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इन दोनों को आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना और उसकी जो परसेंटाइल निकलेगी वो निकल जाएगा आपका कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन का पूरा कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड आपका ये हो गया। क्लियर है इतना। अब वेरियस सेपरेशन मेथड्स है ना, वेरियस सेपरेशन मेथड। अब आप एक चीज को दूसरी चीज से कैसे अलग करोगे, कैसे सेपरेट करोगे, तो उसके लिए हमारे पास 9-10 मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स हम कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला मेथड है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मतलब क्या होगा, किसी चीज को फिल्टर करना। जहां पर आप सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से क्या करते हो, फिल्टर करते हो। ठीक है ना। in which solid particles in a liquid or gaseous fluid are removed by the use of filter medium। filter medium मतलब कोई फिल्टर पेपर हो सकता है, ठीक है ना। permits the fluid to pass, जो फ्लूइड को पास होने देता है और बाकी जो बची हुई चीजें होती हैं उनको अपने पास रख लेता है। ठीक है। तो यहां पर ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है। ठीक है। यहां पर आप सैंड एंड वाटर, वाटर में आपने रेत डाल दी। अब उस रेत को आप अलग करना चाहते हो तो उसको फिल्टर ही तो करोगे फिल्टर पेपर से, तो रेत के कण ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, सिंपल। ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि एक मैग्नेट हम लेते हैं, उसको हम जैसे यहाँ पर हम इसको रेत के अंदर घुमा रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी छोटे 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 आयरन के पार्टिकल्स हैं ना, उसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। तो टू सेपरेट मैग्नेट पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से अगर आप मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हो तो उसके लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। सैंड में जो आयरन फिलिंग्स है, सैंड में जो छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स है, उनको हमने मैग्नेटिक सेपरेशन से यहां पर अलग कर दिया। ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। आप जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हो और गैस से लिक्विड, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आते हो तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेटरी पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स, जैसे मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ठीक है। तो यहां पर एक सब्लिमेटरी पार्टिकल है, सॉल्ट यहां पर नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल है, अमोनियम क्लोराइड यहां पर सब्लिमेटरी पार्टिकल है। तो यहां पर हम नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल से सब्लिमेटरी पार्टिकल को अलग कर देंगे, अलग कर देंगे। तो कैसे होगा, यहां पर हमने एक बर्नर जलाया, उसके ऊपर हमने एक फ्लास्क को रखा उल्टा करके, इन्वर्टेड फनल, फनल को रखा उल्टा करके। ठीक है। ऊपर हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को डाल दिया। दोनों के मिक्सचर को जब हमने यहाँ पे डाला तो वेरियस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जब हमने इसको जलाया ना तो अमोनियम क्लोराइड धुआं बनकर के ऊपर उड़ने लगा। ठीक है। ऊपर उड़ने लगा और धीरे धीरे ठंडा होकर के ये सॉलिड फॉर्म में यहां पर देख रहे हो अब यहां पर जमा हो जाता है। इस साइड में नीचे आपका सॉल्ट अलग हो जाता है और ऊपर आपका अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल दे रहे हैं, सब्लिमेशन बोल दे रहे हैं। सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, जो इमिजिबल लिक्विड्स होता है, इमिजिबल लिक्विड होता है मतलब जिसको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑयल और वाटर को आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। ऑयल और वाटर को आप मिक्स नहीं कर सकते हो, ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे रह जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो एक ऊपर रह जाता है, एक कम हो जाता है, एक नीचे रह जाता है। तो इसको हम कैसे अलग करते हैं, सेपरेटिंग फनल से अलग करते हैं, है ना। सेपरेटिंग फनल हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, पानी नीचे आ जाता है और जो ऑयल रह जाता है वो आपका ऊपर रह जाता है। ठीक है। एवोपरेशन, अब इवोपरेशन में क्या होता है, जैसे इवोपरेशन मतलब वाटर का इवोपरेट हो जाना, वाष्प बन करके उड़ जाना। ठीक है। तो जो सॉल्ट होता है ना, जो सॉल्ट होता है, नमक होता है सी वाटर में, समुद्र में, उसको हम इवोपरेशन से अलग करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उस पानी को लेते हैं, है ना, मतलब उस पानी यानी उस सॉल्वेंट को लेते हैं और उसमें सॉल्यूट है, उसमें सॉल्यूट है यानी सॉल्ट है। दोनों को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। दोनों को जब हमने गर्म किया तो यहाँ पर जो आपका वाटर है वो इस तरीके से वाष्प की फॉर्म में उड़ने लगा। वाष्प की फॉर्म में जब उड़ने लगा तो ये धीरे धीरे जो ये नमक है ये नीचे ही रह जाता है और पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है। ठीक है ना। अब इवोपरेशन की ही तरह एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में नमक के क्रिस्टल हमको दिखाई देने लगते हैं। क्रिस्टल जैसा आपने चीनी देखी है ना, चीनी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो क्रिस्टल ही तो है, वो क्रिस्टल ही तो है। आप किसी कांच को तोड़ते हो तो वो क्रिस्टल है,
छोटे छोटे टुकड़े, है ना। ऐसे ये जो नमक के टुकड़े होते हैं जब इस समुद्र से इस तरीके से सेपरेट किए जाते हैं तो इस तरीके से दिखते हैं, है ना। ये इसकी क्रिस्टल्स आपको दिख रहे होंगे, ये क्रिस्टलाइजेशन के बाद इस तरीके से दिखते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन भी इसमें भी हम नमक को अलग कर रहे हैं सी वाटर से। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन इन इट्स क्रिस्टल फॉर्म, जिसमें हम प्योर सॉलिड को उसकी क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम क्या कर लेते हैं, प्योर सॉलिड फॉर्म को सॉल्यूशन से सेपरेट कर लेते हैं उसकी क्रिस्टल फॉर्म में। तो दिस इज इन यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड, है ना। ये सॉलिड को प्यूरिफाई करने की एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए जो सॉल्ट है जिसको हमने सी वाटर से लिया, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं तो हमको सॉल्ट के क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन भी एक सेपरेटिंग मेथड है। ये क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स हों, अब जैसे इमिसिबल मतलब जिनको मिक्स नहीं किया जा सकता है, जैसे तेल और पानी। मिसिबल मतलब हो गया जिनको हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे एसीटोन और वाटर दोनों मिक्स हो सकते हैं। अब दोनों को मिक्स कर दिया, अब दोनों को आपको अलग करना है, तो भैया मिक्स किया ही क्यों जब अलग करना है, ठीक है ना। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना कि हमें दोनों में से एक चीज को अलग करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री होता है, मतलब 56 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होने लगता है। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल करने लगता है। अब देखो यहां पर देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, ये दिया गया है एक्टिविटी। देखो यहाँ पर हमने ये थर्मोमीटर क्यों लगा रखा है, क्योंकि हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, कितना डिग्री सेल्सियस ये पहुंच गया जब ये गर्म होगा तो, ठीक है। यहाँ पर ये स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर, यहाँ पर ये इसके अंदर हमने एसीटोन और वाटर दोनों के मिक्सचर को भर लिया, ठीक है। दोनों को अब हमने गर्म किया। अब बताओ मुझे भाई, दोनों को गर्म करने पर पहले कौन उबलेगा, पहले एसीटोन उबलेगा ना, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। तो 56 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा, एसीटोन उबलने लग जाएगा और उबल करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर से यहाँ पर इधर एक वाटर कंडेंसर लगा हुआ है जो वाटर को कंडेंस करेगा। कंडेंस मतलब हो गया वेपर को लिक्विड में चेंज करना, धुएं को पानी में चेंज करना, दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो वाटर कंडेंसर इधर लगा हुआ है, ये एक कूलिंग सिस्टम है। तो इस कूलिंग सिस्टम के अंदर जब इसका जब वेपर जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा जब एसीटोन, तो धीरे धीरे ठंडा होगा और ठंडा होकर के लिक्विड बन करके इसमें टपकने लग जाएगा। यहां आपका एसीटोन जमा हो जाएगा, और यहां आपका जब तक वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तब तक आपका एसीटोन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना, अलग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आप, इनमें डिफरेंस ज्यादा है, 100 डिग्री और 56 डिग्री में डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए काम हमने आसानी से कर दिया। लेकिन जब, इसी को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, लेकिन जब डिफरेंस कम हो दो चीज़ों के बीच में, तो अब हम उनको अलग कैसे करेंगे। अब उनको अलग करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स विद अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 25 केल्विन, ठीक है। तो जब डिफरेंस कम हो बॉइलिंग पॉइंट में, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। जैसे एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो इथेनॉल जो है इज द टाइप ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, इथेनॉल ये एल्कोहल है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है। अब इनको क्या करेंगे, देखो भाई उपकरण वही है, टूल वही है, यहां पर एक चीज आपने ऐड कर दी, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट, समझ सकते हो आप इनको। ये क्या करेंगे, जब यहां से जब ऊपर धुएं के पार्टिकल्स जाएंगे, तो ये इससे पास नहीं हो पाएंगे ऊपर की तरफ, इससे वही पास हो पाएगा जो ताकतवर होगा, जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए, एसीटोन 50 डिग्री सेल्सियस होता है, इथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एसीटोन होगा वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा,
और यहाँ से ये कूलिंग सिस्टम के थ्रू ये वाटर कंडेंसर से ये कंडेंस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो आपका एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल के पार्टिकल्स इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो इस फ्रैक्शनल कॉलम को क्रॉस कर सके। वो यहाँ जाएंगे और ठंडे होकर के फिर नीचे गिर जाएंगे। तो अल्कोहल यहाँ पर अलग हो गया, एसीटोन आपका अलग हो गया। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आपने यूज किया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, ठीक है। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमा मतलब होता है कलर, ग्राफी मतलब स्टडी। कलर से रिलेटेड स्टडी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी जब हमें किसी कलर को आइडेंटिफाई करना है, जैसे बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है और उसमें से हमें कलर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कलर, एक ही कलर कितने कलर से मिलकर के बना हुआ है ना, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड को टू सेपरेट सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट जो एक ही तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रखे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अलग अलग सॉल्यूट के पास अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे आपने ब्लू डाला, ब्लू डाला, रेड डाला, येलो डाला, तो जो ब्लू कलर होगा वो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेगा, वो जल्दी घुलेगा। रेड उससे कम घुलेगा, येलो उससे और कम घुलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो देर में घुलेगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो जल्दी घुलेगा। तो सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ डाई, जैसे ब्लड से हम ड्रग्स वगैरह, उसको ब्लड से ड्रग्स वगैरह सेपरेट करना, है ना। डाई से जो अलग अलग कलर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको, जैसे हेयर डाई हो गई आपकी, है ना, तो वो भी अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें से अगर हमें कलर को अलग अलग करना है तो वी हैव टू यूज क्रोमेटोग्राफी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, पेपर को डाला इसमें, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही कलर के अलग अलग टाइप्स आपको दिख रहे हैं। ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है। तो जो कलर सबसे ऊपर यहाँ पर आ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ना, मतलब वो ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कलर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे जब हम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, और हम पता कर पाएंगे कि ये कौन कौन से कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग। इसमें मिक्सचर को ना हाई स्पीड पर क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब इसको आपने तेजी से घुमाना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर जो भारी पार्टिकल्स होंगे नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। जिसको बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल ऐसे थे, जब उसको आपने घुमाया और एक जगह में रखा, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ये बिल्कुल इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। अच्छा, इसको लैब में यूज करते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स लोग होते हैं वो इसको लैब में यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब हमारे ब्लड सैंपल को निकालते हैं ना, तो ब्लड सैंपल को निकाल करके उसको इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब। अब ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते कि नहीं होते हैं। तो जब हम इनको घुमाएंगे और फिर इसको बहुत हाई स्पीड पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें हम पता कर लेंगे कि इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, जो भारी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जिसकी कम होगी वो ऊपर रह जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो फिर आपको उससे पता चल जाता है कि उसमें कंपोनेंट्स कितनी कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहला वाला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाला चैप्टर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल वाले चैप्टर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस चैप्टर को मिलाकर के 9th साइंस के 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने 2 चैप्टर वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनको भी देख सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने और जो क्लासमेट्स हैं वहाँ तक भी इनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।